रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के साथ में फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन मैं बाहर बैठकर कहानी सुना रहा हूं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज जहां पर हमारा घर पड़ता है वहां पर लाइट ख़राब हो गई है और फ़ोन किया तो पता चला कि शायद लाइट आने में समय लग जाएगा, रात हो जाएगी। अब इसलिए सोचा कि दिन से ही वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों के साथ में जो हमारा सफ़र है क्राइम स्टोरीज़ का वो अधूरा ना रह जाए, कोई दिन मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। और एक बेहतरीन स्टोरी भी थी जो मैंने सोचा आप लोग को सुनाना चाहिए। तो आज के दिन ऊपर आकर स्टोरी सुना रहा हूँ, छत पर बैठकर स्टोरी सुना रहा हूँ। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हों या फिर लाइट का कुछ इशू हो तो आप लोग आज माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है, ये जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग सोचेंगे कि वाकई आज के इस दौर में कितने ज़्यादा ख़तरनाक लोग रहते हैं और इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो किसी ऐसे खूंखार दरिंदे का शिकार हो जाते हैं कि जिसके बाद में अपनी जान से ही उन्हें हाथ धोना पड़ जाता है। और दोस्तों, आज की कहानी के अंदर एक कर्नाटक में एक परिवार होता है। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं पुलिस थाने पहुँचते हैं। पुलिस थाने पहुँचने के बाद में कहते हैं कि साहब 25 साल के आसपास हमारी बेटी की उम्र है, अनीता उसका नाम है, और उसे हमारे ही गांव में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने लब जिहाद में फंसाकर उसको भगा लिया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले सोचते हैं कि इस तरीके का मामला कहीं ऐसा ना हो जो आपस का भाईचारा होता है वो भाईचारा कहीं डगमगा जाए। इसलिए पुलिस वाले भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले उस लड़के को गिरफ़्तार करते हैं जिस लड़के की बात बताई गई थी। लेकिन वो लड़का पुलिस वालों को बताता है कि साहब मेरा इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बल्कि कहीं पर गया हुआ था। अच्छा, वो लड़का पुलिस वालों को ऐसे सबूत भी देता है जिससे ये साबित हो जाता है कि लड़के का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन करती है तो एक ऐसा व्यक्ति पुलिस के हाथ लगता है। जब पुलिस उससे इस लड़की की गुमशुदगी के बारे में डिस्कस करती है, उससे बात करती है कि आखिरकार तुमने लड़की को कहीं अगवा किया है या फिर उसका कत्ल कर दिया है, क्या किया है, तो वो जो लड़का होता है ये जो बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। और वो लड़का पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैंने 32 लड़कियों के साथ में शादी की है और 32 लड़कियों के साथ में ही मैंने सुहागरात मनाई है और उसके बाद में उनके साथ मैंने जो किया है, ये सुनने के बाद में पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। अच्छा दोस्तों, आज का ये केस है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एक मामला शुरू होता है एक लड़की की गुमशुदगी से, मामला लब जिहाद की तरफ एंगल मुड़ता है। लेकिन पुलिस के हाथ वो जो व्यक्ति लगता है, उसके बाद में पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मछली हाथ लग गई है। अगर ये कुछ दिन और खुला घूम जाता तो कहीं ऐसा नहीं है कि कई और लोगों को शिकार कर लेता। तो ये कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 16 जून साल 2009 से। और इस 16 जून साल 2009 को कर्नाटक में एक जगह लगती है बंटवाल। इसी बंटवाल पुलिस थाने के अंदर एक परिवार के लोग आते हैं और आने के बाद में कहते हैं कि साहब हमारी लड़की का नाम अनीता है, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास है और ये जो अनीता है घर से गायब है और हमें शक है कि हमारे ही गांव के अंदर एक मुस्लिम लड़का है जो लब जिहाद जैसी चीज़ें कर रहा है। शायद उसी ने हमारी बच्ची को बहला फुसला लिया है और उसके बाद में वही हमारी बच्ची को कहीं पर लेके चला गया है। अब पुलिस वाले जब ये मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले इस मामले को दर्ज करते हैं, क्योंकि इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं समाज में एक उस तरीके की कलह बना देते हैं जिससे समाज में कहीं ना कहीं जो शांति होती है वो भंग होती है। इसलिए पुलिस वाले इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद में इस लड़की की छानबीन शुरू करते हैं। जिस लड़के का नाम बताया गया था उस लड़के की भी छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस लड़के का नाम बताया गया था, जिस लड़के ने उनकी लड़की को अगवा किया है, बाकायदा नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस वाले जब उस लड़के के घर पे जाते हैं तो पता चलता है वो लड़का भी घर पे नहीं है, लड़की तो ऑलरेडी गायब है। लिहाजा पुलिस वालों को अब यही लगता है कि हो सकता है कि यही वो लड़का हो जिसने लब जिहाद में फंसा कर इस लड़की अनीता को कहीं अगवा कर लिया हो या फिर उसे ले गया हो बहला फुसला कर। अब इधर पुलिस वाले जो थे अनीता के फ़ोटोग्राफ्स को घर वालों से लेते हैं। लेने के बाद में अलग अलग थानों में सर्कुलेट कर देते हैं कि इस तरीके की एक लड़की है, नाम ये है, ये एड्रेस है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कहीं से भी कोई सूचना मिले तो हमारे थाने में इत्तला कीजिएगा। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद में अब पुलिस वालों को एक थाना पड़ता है हसनपुर ज़िले में।
हसनपुर ज़िले से फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद में बताया जाता है कि साहब आप जिस लड़की के बारे में छानबीन की बात कर रहे हैं, ये लड़की हमारे ही थाने के अंतर्गत एक बस अड्डा पड़ता है, उस बस अड्डे के बाथरूम से मृत मिली है और ये मामला खुदकुशी का है, लड़की ने सुसाइड किया है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत इस लड़की के घर वालों को इत्तला कर देते हैं कि इस तरीके से तुम्हारी लड़की मिली है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लड़की अब जीवित नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। अब घर वाले जब ये बात सुनते हैं, घर वालों की तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। बेचारे दौड़े दौड़े भागे भागे हसनपुर ज़िला उस थाने में पहुँचते हैं जहाँ पर लड़की बताई गई थी। डेड बॉडी को देखते हैं, सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये डेड बॉडी उन्हीं की लड़की अनीता की थी। अब ये जो मामला था अब हसनपुर थाने से निकलकर बंटवाल आ चुका था। लड़की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम कराने के बाद में परिवार वालों को सौंप दी गई थी, लेकिन परिवार वालों का और अन्य लोगों का पुलिस के ऊपर ये दबाव था कि तुमने इस मामले में ढील बरती। अगर तुम इस मामले में ढील ना बरतते तो जिस लड़के को तुम्हें बताया गया था कि इस लड़के ने ही अगवा किया है, यही बहला फुसला कर लेके गया है, उस लड़के को अगर तुम गिरफ्तार कर लेते तो हमारी बेटी आज जीवित होती। अब पुलिस वाले उस लड़के की तलाश करते हैं कि भैया ऐसा कौन है जो इस तरीके का कर्म करके बच जाए। लिहाजा जब उसकी तलाश की जाती है तो तलाश करने के बाद में वो जो व्यक्ति होता है पुलिस की गिरफ्त में आता है। उसके बाद में पुलिस उससे पूछती है कि तुम लव जिहाद जैसी चीज़ें जो है वो समाज में फैला रहे हो और आखिरकार तुमने अनीता का कत्ल क्यों किया। तो वो लड़का कहता है कि साहब मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इन दिनों कहीं गया हुआ था, आप चाहो तो वहाँ पूछ लो। अब पुलिस वाले इस एंगल पर छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद में जब पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि ये बात तो सच है, लड़के का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में अब पुलिस वाले, चूँकि डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जा चुकी थी, पुलिस वाले इस पूरे मामले की छानबीन करते हैं। लेकिन इस कत्ल के जो तार थे ये किसी से भी जुड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि लड़की की डेड बॉडी जिस तरीके से मिली थी उससे देखने से यही लग रहा था कि जिस बाथरूम के अंदर, जो बस अड्डे पे बाथरूम था, उस बाथरूम के अंदर जब इसकी डेड बॉडी मिली थी तो जो गेट था वो अंदर से लॉक था, यानी कोई बाहरी व्यक्ति उसे मार कर गेट बाहर से लॉक तो कर नहीं सकता, ना उसमें से कहीं निकलने का जाने का कोई रास्ता है। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान है। लिहाजा इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसे तो इस लड़की का मामला जो है, इसका जो केस है ये खुल नहीं पाएगा। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस लड़की का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लेकर इसकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, क्योंकि लड़की शादी के जोड़े में थी और ऐसा कौन था लड़की जिससे शादी करने वाली थी। जब लड़की की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि इस लड़की की किसी एक नंबर से घंटों घंटों बात हुआ करती थी। अब पुलिस वाले जो थे वो समझ जाते हैं कि ये जो लड़का है जिस नंबर से इसकी बात हुआ करती थी, इस नंबर का पता करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, जो पूरा राज है वो राज खुल जाएगा। लेकिन पुलिस वालों को जितना ये केस आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को जो नंबर उस कॉल डिटेल में मिला था वो नंबर किसी कावेरी नाम की महिला का नंबर था, और इसी कावेरी नाम की महिला के नाम पर जो नंबर रजिस्टर था उसी से इस अनीता की बात हुआ करती थी। लिहाजा अब पुलिस वाले पता निकालते निकालते कावेरी के एड्रेस पर पहुंचते हैं। अब जब वहां पर जाकर पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो कावेरी है ये तो 2 साल से गायब है। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक लड़की जिस लड़की से बात किया करती थी वो लड़की का नंबर एक्टिव था और लड़की 2 साल से गायब है, और जब से गायब हुई है लड़की उसके 1-2 महीने के बाद में वो नंबर भी बंद हो गया है। लिहाजा पुलिस वाले अब कावेरी तक जब पहुंचे थे तो पुलिस वाले पता निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कावेरी किससे बात करती थी। अब जब कावेरी के बारे में पता लगाया जाता है, कावेरी की कॉल डिटेल निकाली जाती है, जब से उसका नंबर बंद हुआ था उससे कुछ महीनों पहले की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि कावेरी जिससे बात किया करती थी उसका नाम पुष्पा था। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, पुष्पा का एड्रेस मिला। पुलिस वाले जो थे पुष्पा के पास पहुँचते हैं। अब पुष्पा के पास जब पहुँचते हैं, चूँकि पुष्पा के पास मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पुष्पा तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। पुष्पा भी लगभग 6-7 महीने से गायब थी। अब पुलिस वाले और परेशान। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो दूसरी लड़की का पता करते हैं कि भाई इसकी किसी से बात होती थी। तो इस एंगल पर जब पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे, यानी पहला नंबर कावेरी का मिला था, कावेरी से पुष्पा का मिला था, दूसरी लड़की का दूसरी लड़की से तीसरी लड़की का, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, पाँचवीं से छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरीके से एक लड़कियों की चैन जुड़ती चली जा रही थी जो एक दूसरे के नंबर से बात किया करते थे लेकिन पिछले कुछ समय से गायब थे। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। लिहाजा पुलिस वाले पहले इस मामले में लव जिहाद के एंगल पर छानबीन कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था ये किसी सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का है। वो पहले महिलाओं को फांसता है, उसके बाद में उन्हें अगवा कर लेता है, अगवा करने के बाद में उन्हें किसी सेक्स रैकेट में धकेल दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। लिहाजा पुलिस वाले अब सेक्स रैकेट के तौर पर इस पूरे केस की छानबीन करने लगते हैं। दिन गुजरने लगते हैं, दिन महीनों में पहुंचने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं था, क्योंकि जितनी भी
महिलाओं के कनेक्शन एक दूसरे से मिले थे, वो सब के सब या तो लापता थीं या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस बीच में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिल जाता है जो नंबर एक्टिव होता है। ये नंबर जैसे ही एक्टिव होता है, क्योंकि एक लड़की इस नंबर पे बात किया करती थी, अब वो नंबर एक्टिव हो, लिहाजा पुलिस वाले जो थे उस नंबर की तलाश करते करते उस नंबर तक पहुंच जाते हैं। अब जब उस नंबर तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में पुलिस वाले तो एकदम से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये नंबर किसी धनुष नाम के लड़के का था और धनुष की उम्र महज 14 साल के आसपास। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान कि आखिर सब महिलाएं धनुष से क्यों बात करेंगी, उसकी उम्र 14 साल के आसपास है। अब धनुष के पास जाते हैं पुलिस वाले, धनुष से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया और कब से तुम इस नंबर को चला रहे हो। तो जो धनुष होता है वो कहता है कि दरअसल ये नंबर तो मुझे मेरे चाचू ने दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे चाचू का क्या नाम है। तो धनुष बताता है कि मेरे चाचू का नाम मोहन है, जो कि बेंगलोर के एक गाँव में रहते हैं, बेंगलुरु के एक गाँव में रहते हैं। अब पुलिस वाले ये पता निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, मोहन कोई ऐसा मिला है जिसने ये नंबर दिया है, लेकिन डायरेक्टली पुलिस वाले अब मोहन के नंबर पर लोकेशन निकाल कर उसके पास पहुंच जाएं तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा चतुर है, इतना ज़्यादा चालाक है, जिसने इस तरीके से जाल बिछाया है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही है, लेकिन कातिल तक या फिर जो क्रिमिनल है उस तक पुलिस पहुँच नहीं पाई है। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे इस मोहन का नंबर इस धनुष से लेते हैं और उसके बाद में मोहन के नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक की जाती है, उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले मोहन की कॉल डिटेल खंगालते हैं तो पता चलता है कि मोहन दिन और रात एक लड़की से बात करता है। अब इस लड़की का पता लगाया जाता है कि भैया ये लड़की कौन है। अब जब लड़की का पता लगाया जाता है तो पता चलता है इस लड़की का नाम अनीता है। अब जैसे ही ये नाम पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि इस मोहन का अगला शिकार ये अनीता है। अब पुलिस वाले जो थे वो अनीता के पास पहुंचते हैं। अनीता के पास पहुंचने के बाद में अनीता से कहते हैं कि तुम किससे बात करती हो, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है। तो अनीता पहले तो शौक हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसको बताते हैं कि दरअसल तुम जिस लड़के से बात करती हो वो सीरियल किलर है, वो महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है, उनका कत्ल कर देता है। जो अनीता थी उसको पुलिस वालों की बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस वाले बार बार अनीता को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे समझाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें पुलिस का साथ देना पड़ेगा, तुम्हारी एक फ़ैसले से, तुम्हारे एक कदम से न जाने कितनी और लड़कियों की जान बच सकती है और तुम्हारी भी जान बच सकती है। अब अनीता को जब पुलिस वाले लगातार ये समझाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें अनीता के जहन में आती हैं। उसके बाद जो अनीता होती है ये पुलिस वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अनीता पुलिस वालों से पूछती है मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी मदद किस तरीके से करनी है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखो तुम जिस व्यक्ति से बात करती हो उस व्यक्ति से बात करती रहो और बात तुम करती रहोगी तो ऐसा होगा कि उस व्यक्ति को शक नहीं होगा। लेकिन अनीता कहती है कि मेरी किसी मोहन नाम के लड़के से तो बात ही नहीं होती। अनीता कहती है कि मेरी बात जिससे होती है उसका नाम तो आनंद है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चतुर है। पुलिस वाले कहते हैं कि जिससे तुम बात करती हो भले ही वो आनंद नाम बताकर तुमसे बात कर रहा है, लेकिन उसका नाम मोहन है, ये 100% श्योर है। बहरहाल जो अनीता होती है पुलिस वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अनीता उसे मिलने के लिए बुलाती है। पुलिस वाले जाल बिछाकर पहले ही बैठे होते हैं। अब उसके बाद में जब अनीता इस मोहन को बुलाती है तो मोहन जो होता है जब उससे मिलने के लिए आता है तो उसी समय पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके जाते हैं और पुलिस थाने ले जाने के बाद में उसके जो पाप होते हैं उनके बारे में पुलिस उससे डिस्कस करते हैं, उससे जिक्र करते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो और तुमने आखिरकार अनीता जो एक लड़की जो कि मंटवाल की रहने वाली थी उसका कत्ल क्यों किया। तो ये जो मोहन होता है ये पुलिस को कुछ बातें बताता है और जो ये बातें बताता है उन बातों को सुनने के बाद में जो वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए थे उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल ये मोहन बताता है कि साल 2002 में वो एक स्कूल के अंदर प्रोफेसर था। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं पुलिस वालों को बड़ा अटपटा लगता है, कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर कैसे प्रोफेसर हो सकता है। दरअसल मोहन बताता है कि वो हर सब्जेक्ट को पढ़ाया करता था, इस वजह से स्कूल में वो एक तरीके से प्रिंसिपल था, उसे या प्रोफेसर कह लो या फिर कुछ और भी। और उसी समय साल 2002 के अंदर मुझे एक महिला से मोहब्बत हो जाती है। मैं डरते डरते उस महिला के पास जाता हूँ। पास जाने के बाद मैं दिल से उस महिला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ, लेकिन वो जो लड़की होती है वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा देती है और मेरी बेइज्जती अलग से कर देती है। वो मेरी इस कदर बेइज्जती करती है कि मैं कहीं पर भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता हूँ। फिर मैं मन ही मन में उस लड़की से बदला लेने की भावना रखने लगता हूँ। एक दिन की बात होती है कि वो लड़की नहर के रास्ते से कहीं जा रही होती है। मैं उसी रास्ते से आता हूँ
और उस लड़की को नहर के अंदर धक्का दे देता हूँ। मैंने सोचा था कि वो लड़की नहर के अंदर गिर कर मर जाएगी, डूब के मर जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से वो जो लड़की होती है वो बच निकलती है। वो अपने परिवार वालों से जाके मेरी करतूत के बारे में बताती है। परिवार वाले पुलिस तक पहुंचते हैं, पुलिस मुझे गिरफ़्तार करती है। हालांकि मामला कोर्ट में भी पहुंचता है, लेकिन कोर्ट के पास में वो एविडेंस नहीं थे, वो सबूत कोर्ट के पास नहीं पहुंचे थे जिससे इस व्यक्ति को कोई सज़ा दी जा सके। हालांकि अटेम्प्ट टू मर्डर का इसके ऊपर केस लगा था। लेकिन दोस्तों ये बताता है कि भले ही उस मामले में मुझे सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन मेरी जो छवि थी वो पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कोई भी मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। जिस स्कूल के अंदर मेरी नौकरी थी उस नौकरी से मुझे निकाल दिया गया था। अब मैं बेरोज़गार हो चुका था, एकदम नल्ला, ना मेरे पास कोई काम ना काज, बस दिन भर ऐसे ही घूमता रहता। इसी दौरान मेरा एक व्यक्ति दोस्त बनता है जिसका नाम सलीम होता है। सलीम जो था वो एक ज्वेलर के यहाँ काम किया करता था, ज्वेलरी बनाने का उसका काम था। तो मैं अक्सर उसी सुनहार की दुकान पर जाकर बैठ जाया करता था। वहाँ पर जो सलीम था वो अपना काम कर रहा होता था। तो मैं देखता था कि सलीम पुरानी ज्वेलरी के ऊपर कुछ ऐसा केमिकल टाइप का लगाता था जिससे वो ज्वेलरी जो होती थी वो चमक जाती थी। तो मैंने सलीम से एक दिन पूछा कि तुम इन ज्वेलरी के ऊपर आखिर क्या लगाते हो, किन चीज़ों से आखिर ये ज्वेलरी एकदम से जो पुरानी है, भद्दी हो चुकी है, काली पड़ चुकी है, जैसे ही तुम ये केमिकल लगाते हो वो ज्वेलरी एकदम नई की तरह चमकने लग जाती है। तो वो जो सलीम होता है वो बताता है कि दरअसल जो केमिकल मैं इस ज्वेलरी के ऊपर लगाता हूँ उसका नाम साइनाइड है, और साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसका टेस्ट तक आज तक कोई नहीं बता पाया। यानी अगर कोई व्यक्ति ज़ुबान पे भी छुआ ले तो तुरंत उसकी सेकंडों के अंदर मौत हो सकती है। अब सलीम तो ये बातें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन ये जो दोस्त था जिसका नाम मनोज था, इसने अपने जहन के अंदर ये सारी चीज़ें उतार ली थी। उसने अपने दोस्त से पूछा ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो सलीम बताता है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। दरअसल अगर कोई ज्वेलर है और कोई भरोसे का आदमी है तो उसको तो मिल जाती हैं, लेकिन हम तो फला जगह से लेके आते हैं। उसके बाद में ये जो मोहन होता है उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस सुनार के यहाँ साइनाइड आया करता था, जहां से केमिस्ट के पास। अब वहां पर ये मोहन पहुंचता है। पहुंचने के बाद में कहता है कि मैं फला ज्वेलर से आया हूं और मुझे साइनाइड चाहिए, थोड़ा सा काम है, थोड़ी ज्वेलरी सफ़ा करने के लिए आई है, नई है। तो जो केमिस्ट होता है वो उसे वो साइनाइड दे देता है। अब जो मोहन था वो साइनाइड लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में उस साइनाइड को एक शीशी में कर ये रख लेता है। और उसके बाद में अब चूँकि पढ़ा लिखा तो ये अच्छा खासा था, अब अच्छे कपड़े ख़रीद लेता है। उसके बाद बस स्टैंड पे पहुंचता है और वहाँ से ये उन लड़कियों को शिकार बनाना शुरू करता है जिन लड़कियों की उम्र शादी की हो चुकी थी और ना उनके आगे कोई था ना कोई पीछे था। उन लड़कियों से दोस्ती करता। दोस्ती करने के बाद में धीरे धीरे दोस्ती में प्रपोज़ल होता, मोहब्बत होती, शादी करने की बात करता और ये कहता कि मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दहेज ना ले तो चाहे साल 2009 हो या फिर साल 2025, हर कोई यही समझेगा ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वो दहेज प्रथा के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जो लड़की होती हैं उससे शादी करने के लिए मान जाती हैं। उसके बाद में जो बताता है कि मैं जाता, उसके बाद में एक रूम ले लेता होटल में और उसके बाद में वहाँ पर उसके साथ में सुहागरात मनाता। सुहागरात मनाने के बाद में कहता कि चलो घूमने चल रहे हैं। उसके बाद में जब बस अड्डे के पास पहुंचता तो बस अड्डे पे जाके कहता है कि देखो अभी मैंने शादी की है और मेरे पास अभी कोई जॉब वगैरह है नहीं, लिहाजा अगर बच्चों की पैदाइश अभी हो जाएगी तो मैं बच्चों का ख़र्चा उठाने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हूँ। तो बेहतर यही होगा कि अभी हम कुछ समय तक बच्चे पैदा ना करें। मेरे पास ये कुछ दवा है, ये दवा तुम खा लेना, लेकिन ये जो दवा मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तो ये दवा खाने के बाद में हो सकता है कि तुम्हें चक्कर आ जाए या फिर वॉमिटिंग हो जाए। तो इसलिए ये दवा अगर तुम्हें खानी है तो तुम यहीं पर वॉशरूम के अंदर चली जाओ। तो हो सकता है कि अगर तुम यहाँ पे खा लोगी तो वॉमिटिंग वगैरह हो जाए तो बेइज्जती हो जाएगी। जाओ वॉशरूम के अंदर आराम से खाना, थोड़ी देर वहाँ पे रुकना, अगर वॉमिटिंग होती है तो वहीं पर मुंह हाथ धोकर चले आना, और अगर वॉमिटिंग नहीं होती है तो कोई बात नहीं। लड़की वैसा ही करती है, जाती है बाथरूम के अंदर को अंदर से लॉक करती है। लॉक करने के बाद में वो टैबलेट खाती है, लेकिन उस टैबलेट को इस मोहन ने साइनाइड में भिगो कर रखा था। जैसे ही उस टैबलेट को खाती है तुरंत उसकी मौत हो जाती है, कुंडी अंदर से बंद रहती। अब उसके बाद में ये मोहन वहाँ से चला जाता। अब घंटों तक कुंडी बंद रहती, कोई वहाँ पर जाता, उसके बाद में चीख पुकार मचती कि अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा है। उसके बाद में खोला जाता, उसके बाद में वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती। इसी तरीके से ये मोहन बताता है पुलिस को कि उसने 32 महिलाओं के साथ में किया है, और पुलिस उसके बाद में ये पूछती है कि अच्छा चलो ठीक है तुमने किया है, लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे वजह क्या थी। तो मोहन बताता है कि भले ही मैं दहेज के लिए मना करता था, लेकिन जो कोई भी लड़की आती थी वो लड़की अपने साथ में कुछ तो ज्वेलरी लेके आती थी, तो उसी ज्वेलरी को मैं कमरे के अंदर छोड़ देता और उसके बाद कहता कि चलो घूमने चल रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी ज्वेलरी भी उसने इकट्ठी कर ली है।
पुलिस इसकी हरकत सुनकर सन्न रह जाती है कि इस तरीके का खतरनाक प्रवृत्ति का व्यक्ति आखिरकार पुलिस के हाथ लगा है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। अब कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचता है तो यहाँ पर ये पूरा मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। दरअसल ये जो मोहन था, जो कोर्ट के अंदर पहुंचता है, जो सारी बातें इसने पुलिस के सामने कबूल की थी, वो कोर्ट के अंदर जाकर साफ तरीके से मुकर जाता है और कहता है कि जो बातें पुलिस कह रही है, ये सारी बातें उसने पुलिस के दबाव में कही हैं, उसे तो फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसका इन सारे केसों से कोई लेना देना नहीं। अब जब ये बातें कोर्ट के अंदर होती हैं तो कोर्ट में या तो वकील किया जाएगा या फिर खुद से तुम्हें अपना केस लड़ना पड़ेगा। तो ये जो मोहन होता है, पढ़ा लिखा तो होता ही है, तो कहता है कि मैं अपना केस खुद से लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने कोई वकील किया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मुझे फंसा दे। उसके बाद में ये अपना ही केस लड़ता है और केस लड़ने के बाद में ये पुलिस के ही ऊपर सवाल उठाता है। कहता है कि अगर 32 डेड बॉडी पुलिस को मिली थी तो उन 32 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पुलिस ने क्यों नहीं कराया। चलो ठीक है, अगर पोस्टमार्टम कराया भी तो उनकी बिस्रा रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, क्योंकि अगर बिस्रा रिपोर्ट होती तो पता चलता कि इन्होंने जहर कौन सा खाया है, या फिर कोई केमिकल पी लिया, या फिर ऑल आउट पी लिया, या फिर किसी और वजह से, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर ख़तरनाक जहर तो ख़रीद नहीं पाती। तो ऐसे में ये पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें नज़र आती है, क्योंकि 20 डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, उसमें से 2 का ही बिस्रा रिपोर्ट आया था, बाकी 18 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में परिवार को डेड बॉडी सौंप दी गई। नहीं सौंपी गई तो लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब चूँकि मामला कोर्ट में था तो ऐसे में बिस्रा रिपोर्ट का आना ये तो पॉसिबल था नहीं। लिहाजा अब ये जो पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठाता है, पुलिस इस मामले में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कोशिश करती है और पुलिस के हाथ एक ऐसा पुजारी लगता है जिस पुजारी के पास में ये मोहन गया था और मोहन ने जाके पुजारी से कहा था कि पुजारी जी, अगर मैं किसी महिला का या फिर किसी लड़की का कत्ल कर दूं तो उसके पाप से बचने के लिए क्या कोई पूजा पाठ है। तो पुजारी जो होता है वो साफ तौर से इनकार कर देता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, घोर पाप कर कर तुम अपने पाप का प्रायश्चित चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये उस पुजारी को भी डराता धमकाता है। उसके बाद में वही जो पुजारी होता है इसकी पूजा पाठ कराता है डर की वजह से, लेकिन वही पुजारी इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ गवाही देता है। उसके बाद में इसे तकरीबन 20 मामलों में सज़ा होनी थी, जिसमें 6 मामलों में इसे उम्र कैद हुई और 3 मामलों में इसे फांसी हुई और बाकी के 11 मामले जो थे उनका फ़ैसला आना बाकी था। लेकिन 32 मामले इसने कबूले थे और उन 32 मामलों में पुलिस को 20 की डेड बॉडी मिली थी, तो 20 पे ही इसके ऊपर जुर्म साबित होता था और इसमें 11 मामलों में सज़ा आनी बाकी थी, 3 मामलों में फांसी और 6 मामलों में उम्र कैद की सज़ा इसे हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति को भले ही फांसी हो गई हो, भले ही इस व्यक्ति को उम्र कैद हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लड़कियाँ आखिर किसी के ऊपर आंखें मूंद कर तुम क्यों विश्वास करती? अगर तुम्हें शादी करनी है तो परिवार की रजामंदी से करो। आप जब करो कि जब आपके परिवार वाले राज़ी हों, रिश्तेदार उसको जानते हों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब जानते हैं, तो ऐसे ही अननोन के ऊपर भरोसा कर कर उससे शादी कर लेना और उसके साथ ये सारी चीज़ें करना। अंत में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर होती हैं, चाहे आफ्ताब वाला केस देख लें, चाहे निक्की यादव वाला केस देख लें, बहुत सारे अनगिनत केस हैं जो मैंने आप लोग को सुनाए हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। इस घटना से क्या सीख मिलती है वो भी आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट्स मंसूरी भाईजान का है और मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं। हम उन्नाव पीडी नगर यूपी के रहने वाले हैं। आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। तो मंसूरी भाईजान जी, मैं सदैव आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो सतवीर जी आपका शुक्रिया। उदय हैं लिखते हैं, गुड मैसेज है ब्रो, तो उदय जी आपका बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया हैं लिखते हैं, कहानी अच्छी है, तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। राजत रोर हैं लिखते हैं, सर मैं आपकी वीडियोस यूएसए से देखता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। तो राजत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यूएसए में बिज़ी ज़िंदगी से टाइम निकाल कर हमारी कहानी सुनते हैं। राजेंद्र कुमार जो एक रोज़ बनाते हैं, राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देव कुमार हैं लिखते हैं, तो अच्छा ब्रो, वेरी नाइस स्टोरी आपने सुनाई और ये कहानी मैंने अपनी बिटिया को सुनाई थी, अच्छी शिक्षा दी है आपने। बिटिया ने कहा था कि स्कूल में जाकर और बच्चियों को बताऊँगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार के लोगों को ध्यान रखना होता है कि अपनी बच्ची को किसी के भी साथ नहीं भेजना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई ज़्यादा ही ख़ास है तो आप अपने घर की एक बुज़ुर्ग महिला को तो भेज दें, लेकिन बच्ची को कभी ना भेजें। नक्षत्र सिंह लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, आपके हर एक कहानी से सीखने को बहुत मिलता है। बाकी स्टोरी में सब कुछ आपने कह ही दिया है, लड़की को अकेले में किसी के साथ नहीं भेजना चाहिए। नक्षत्र सिंह जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अरुण कुमार हैं लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब,
अमरोहा से आपकी स्टोरी सुनते हैं। तो अरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरोहा में हमारे एक दोस्त हैं जो क्राइम स्टोरी सुनाते थे पहले। लाइक अब्बास से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, गुड जॉब। लाइक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। लाइक अब्बास जी आपका बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं लिखते हैं बढ़ते क्राइम की वजह हमारा कानून भी है भाई, जो दिखने में तो सख्त है लेकिन कार्रवाई करने में नहीं। सज़ा मिलने में सालों लग जाते हैं। कहानी से निर्भया के दरिंदों को फांसी तो हुई, कठुआ से आसिफा जिसकी बॉडी तक से रेप करा दिया, उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे केस अनगिनत हैं। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेन सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो सुल्त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हासिबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आप कैसे हो? अल्लाह आपको अच्छा रखे। बिल्कुल सही कहा भाई, आपने अकेली बेटी को नहीं भेजना चाहिए, मेरी भी 2 बेटी हैं। हासिबुल अंसारी जी मेरी भी बेटी है, लेकिन मैं नहीं कहता कि बेटी के साथ कठोर बनो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गैरी मोहर लिखते हैं बहुत ही गलत किया बच्ची के साथ, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाइस स्टोरी, गॉड ब्लेस यू। तो गैरी मोहर जी आपका बहुत शुक्रिया। जय प्रकाश जी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी वीडियो जो आती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें कमी उसकी औरत की नहीं बल्कि कमी उस आदमी की है। मौत पड़ी थी उस औरत को साथ देकर, उसको बच्चे की और उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। खैर आपकी वीडियो देखता हूँ हमीरपुर से, बहुत शुक्रिया आपका जय प्रकाश जी। उसके बाद में गोंडनवाल हैं लिखते हैं भरोसे का कत्ल। गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। नरपत सिंह हैं लिखते हैं फालतू कहानी। तो नरपत सिंह जी फालतू कहानी तो नहीं थी, एक लड़की के साथ में दरिंदगी हुई थी, तो बताना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे समाज में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस तरीके की गलती करते हैं, अपनी बेटी को किसी के साथ भी भेज देते हैं, जबकि इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरविंदर सिंह हैं लिखते हैं हेलो सर, वेरी नाइस स्टोरी। तो गुरविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी थी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और बाहर कहानी सुनाने का जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों बाकी कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।